गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ नांदरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th के भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम स्टडी कर रहे थे। कल 2 वीडियो हुए थे। ये जो चीज़ लिखवाई जा रही है बोर्ड में, इसको प्रॉपर वे में कॉपी में लिखें, ठीक है। हमने कल बात करी थी, कल जो स्टडी किया गया था वो 4 मूल बल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने बात करी थी कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, उसमें 4 प्रकार के बल हैं। 4 टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है, उपस्थित है, जिसके अंदर सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। उसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा तीसरा लिया था दुर्बल नाभिकीय बल, वीक इंटरेक्शन फोर्स। और लास्ट आया था आपका वो होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो इन 4 बलों को अध्ययन किया गया था। 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम स्टडी कर रहे थे। उसके बाद में एक एक की डिटेल ली जा रही थी। पहला गुरुत्वाकर्षण बल हो चुका है, तो ध्यान रहे गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल माना जाता है। परास जो होती है, रेंज इसकी इन्फिनिटी तक मानी जाती है। आज जो बात कर रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका विद्युत चुंबकीय, अन्योन्य क्रिया बल कह सकते हो या बल कह सकते हो। विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। पहली बात हुई थी वो कणों के मध्य था, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला बल था। उसमें द्रव्यमान होना कंपल्सरी होता है। गुरुत्वाकर्षण तभी प्रभावी होता है जब ऑब्जेक्ट का, वस्तु का द्रव्यमान मीन मास हो। अगर मास होगा तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होगा, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी आपको कण दिए गए हैं वो कण कैसे होने चाहिए, कण आवेशित होगा। कण कैसा होता है, आवेशित। पार्टिकल्स आर चार्ज, या चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। पहली चीज तो यही है कि ये बल कौन से कण पे लगता है, आवेशित पे, चार्ज पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कण लिए वो कैसे होने चाहिए, आवेशित होने चाहिए। उनके ऊपर आवेश उपस्थित हो, चार्ज उपस्थित हो। वो चार्ज प्लस का भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस का भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे चार्ज पार्टिकल कौन से ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, जितने भी इलेक्ट्रॉन से सब पे आवेश पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटॉन है, ठीक है। इसके अलावा अल्फा कण है, जिसको होता है अल्फा पार्टिकल। इसके अलावा बीटा कण है और बीटा पार्टिकल, ठीक है। या न्यूट्रॉन है तो भी चलेगा। न्यूट्रॉन ले लो। ये कुछ मैंने चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करी है, आवेशित कणों के बारे में बात करी।
चार्ज होता कैसा है, इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल ध्यान रहे बीटा पार्टिकल दो तरीके का होता है, बीटा प्लस भी होता है और बीटा माइनस भी होता है। बीटा दो तरीके का होता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। न्यूट्रॉन जो है इट आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, माइनस ऊपर लिखा है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी है। अगर बीटा प्लस है तो इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं बीटा प्लस को? पॉजिट्रॉन। ठीक है। और बीटा माइनस जो है जिसको सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन भी कई जगह बोला हुआ है इसको, क्या मैग्नेट्रॉन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आवेश की बात करें तो इस पे आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। अल्फा कण पे डबल होता है इसका, पॉजिट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19, बीटा माइनस पे 1.6 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन पे भी 1.6 10⁻⁻19 गुना। ये कुछ चार्ज पार्टिकल के बारे में, आवेशित कणों के बारे में अपने बात करें, अभी बल की बात नहीं कर रहे। इन्होंने शर्त क्या रखी कि जिन कणों में विद्युत चुंबकीय बल काम करता है वो पार्टिकल कैसे होने चाहिए? चार्ज होने चाहिए, यानी उनके ऊपर आवेश पाया जाए, चार्ज प्रेजेंट हो। वो चार्ज प्लस का भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस का भी हो सकता है। तो ये कुछ चार्ज पार्टिकल के आवेशित कणों के मैंने उदाहरण लिखे। ठीक है, कि किस पे प्लस होता है, किस पे माइनस। अगर किसी को ये डाउट हो कि सर फिर न्यूट्रॉन पे क्या होता है, तो न्यूट्रॉन पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 0 होती है, वो एक चार्जलेस यानी कि निरावेशित कण है न्यूट्रॉन। और गामा दोनों के दोनों जो है वो चार्जलेस है, दोनों के ऊपर ये आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो है आवेशित कणों के। अब बात करते हैं इन आवेशित कणों के बीच में लगने वाले बल। तो इन्होंने कहा कि दो आवेशित कणों के मध्य अगर अन्योन्य क्रिया होती है तो लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस फोर्स को क्या नाम दोगे आप? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच हो सकता है, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो सकता है, दो अल्फा पार्टिकल के बीच में हो सकता है, दो न्यूट्रॉन के बीच हो सकता है, दो बीटा पार्टिकल के बीच हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच हो सकता है। समझ रहे हो बात को? एक अल्फा और प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, एक अल्फा और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, कई तरीके की अन्योन्य क्रियाएं हो सकती है। इन सभी में जो बल काम करता है वो कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते। ठीक है, अब देखिए, तो इनका कहना ये था कि आवेशित कण कोई सा भी हो, उनके बीच में अगर अन्योन्य क्रिया होती है तो विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा जा सकता है? यदि दो आवेशित कणों के मध्य
अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है तो लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स interaction to each other, then force is called electromagnetic force. Force is called electromagnetic force. अगर दो आवेश, दो चार्ज के बीच में अगर बल काम कर रहा है या दो आवेशों के बीच में अगर अन्योन्य क्रिया हो रही है तो लगने वाले बल को आप क्या नाम दोगे? वो कहलाएगा विद्युत चुंबकीय बल। दो चार्ज पार्टिकल के बीच अगर किसी तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है तो लगने वाले फोर्स को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका एग्जाम्पल चाहो तो मैं ले सकता हूँ कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला कोई सा भी एक बल मैं ले रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के तौर पे इसको हटा देते हैं, वो मतलब नहीं है। ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो आवेशों के बीच में बल ले लेता हूँ और एक बल का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो है कूलाम्ब। कौन सा बल है? कूलाम्ब बल। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। इसको विद्युत बल भी कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो ये बल कब काम कर रहा होगा? कूलाम्ब बल कब लगता है? ये लगता है आवेशों के मध्य। किसके मध्य? आवेशों के मध्य। कब करेगा? बिटवीन चार्जेस ये फोर्स वर्क करेगा। किस तरीके से काम कर रहा है? जैसे मान लो एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, एक चार्ज की वैल्यू Q1 है, दूसरे की वैल्यू Q2 है और बीच की डिस्टेंस R है। दो चार्ज मैंने लिए हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। लगने वाले बल का मान निकाला जा सकता है। आवेशों के मध्य यहाँ जो बल लगेगा उस बल की जो प्रकृति है, पहली चीज इस बल की प्रकृति कैसी हो सकती है? ये बल आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, अट्रैक्शन नेचर हो सकता है कि लगने वाला बल प्रतिकर्षण हो, यानी कि रिपल्सिव नेचर। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो दो तरीके की प्रकृति का हो सकता है, टू टाइप नेचर हो सकता है। या तो इन आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम कर रहा होगा और या इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होगा। या तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। कब करेगा? अब ध्यान दें, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के, प्रकृति समान, मान समान नहीं, वैल्यू सेम हो ये जरूरी नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं दोनों की नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों की प्रकृति समान हुई, सिमिलर काइंड के हुए, यानी दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, सिमिलर काइंड का मतलब दोनों पे एक जैसा नेचर हो, एक जैसी प्रकृति हो। तो अगर दोनों पे प्लस हुआ या दोनों पे माइनस हुआ तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव हुआ तो
तो दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो प्रतिकर्षण का जब बल काम करेगा किसमें, समान प्रकृति में, समान प्रकृति, यानी कि प्लस हुए प्लस के बीच में, माइनस हुए माइनस के बीच में, यानी सिमिलर काइंड अगर आ गया, सिमिलर काइंड्स चार्जेस, सिमिलर काइंड चार्ज हुआ तो उसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण का, यानी प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस और माइनस के बीच में भी रिपल्सन। आकर्षण का प्रभावी होगा जब दोनों की प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, यानी कि डिफरेंट काइंड्स के अगर हो, इसके डिफरेंट काइंड्स के अगर होंगे, दोनों अलग अलग प्रकृति के होंगे, तो उनके बीच में जो काम करेगा वो आकर्षण का। तो सामान्य भाषा में ये समझ सकते हो कि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण, यानी कि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण पाया जाएगा, विपरीत आवेश होंगे विपरीत प्रकृति के तो कौन सा आवेश पाया जाएगा, सॉरी कौन सा नेचर पाया जाएगा, आकर्षण। यानी सिमिलर काइंड के अगर चार्जेस है, प्लस और प्लस है तो अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन, माइनस और माइनस है तो रिपल्सन, और प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन। तो ये नेचर हो गया। तो इसका मतलब इनके बीच में जो बल लगेगा, फोर्स जो लग रहा है उसको नाम क्या दिया गया, कूलॉम फोर्स। इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ, कूलॉम फोर्स, ठीक है, कूलॉम बल। और इस बल का जो सूत्र है, आपके लिए डायरेक्ट सूत्र लिखा हूँ, फॉर्मूला जो है इसका फोर्स का वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है, क्या है तो बता देता हूँ। Q1 क्या है, प्रथम आवेश का मान, वैल्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज, पहला जो चार्ज आपने लिखा उसका मान कितना है, Q1। Q2 यहाँ पे क्या है, जो आपने द्वितीय आवेश लिया है, दूसरा चार्ज, द्वितीय आवेश का मान, वैल्यू ऑफ सेकंड चार्ज, डन। R जो है वो क्या थी, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R होगी आपके आवेशों के मध्य की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो दोनों जो चार्ज दिए उनके मध्य की दूरी, और K जो है वो कहलाता है वास्तविकता में परावर्तक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रहे इसका मान वैल्यू नियत है, और वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर। नीचे आगे लिखा है वो इसका मात्रक है, यूनिट है, वो अगले चैप्टर पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ये लगने वाले बल का सूत्र है। अब देखो F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ गया, ये सूत्र है। पिछले वाले में गुरुत्वाकर्षण में भी था F = Gm1 m2 बाय R स्क्वायर, हाँ F = Gm1 m2 बाय R स्क्वायर, वैसा का वैसा F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 दो आवेश आपने लिए, उनके मान है, R उनके बीच की दूरी है, और F लगने वाला बल। तो इस फोर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, पहली चीज ये आवेशों पे निर्भर करेगा, यानी वैल्यू ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। दूसरा दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा। और एक जो जिस मीडियम में, जिस माध्यम में
आप आवेशों को ले रहे हैं, वायु है या निर्वात है, एयर या वैक्यूम या कोई दूसरा माध्यम जैसे पानी हो, वाटर ले सकते हो, या रबर हो, अब्रक हो, माइका हो, या वैक्स जिसको हम मोम कहते हैं वो हो, मीडियम कैसा भी हो सकता है। तो ये लगने वाला बल कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बात की बातें हैं। तो फिलहाल आपके लिए इतना सा ये रहेगा इसका सूत्र K=2πr²। सिमिलर है ग्रेविटेशन और ये, फर्क क्या है, ग्रेविटेशन के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, मास होना कंपल्सरी है। चार्ज हो या ना हो गुरुत्वाकर्षण में कोई लेना देना नहीं है, तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या हो गया, मास नेग्लिजिबल है चलेगा, मास नेग्लिजिबल है चलेगा, द्रव्यमान नगण्य है चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, आवेश कंपल्सरी है, चार्ज होना जरूरी है। आवेश होगा तो ये बल काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है भी। अब देखो ये जो बल है, अब इस फोर्सेस के बारे में कुछ चीजें और भी हम आपको बता दें। तो जो हम बात कर रहे थे प्रकृति के बलों के बारे में, कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे कमजोर कौन सा, तो सबसे कमजोर की बात हो गई थी। अब इस फोर्स के बारे में, बल के बारे में कुछ पॉइंट्स में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है, पहला ये है बल आवेशों के मध्य कार्य करता है। कार्य करता, पहली बाउंडेशन क्या हो गई, ये फोर्स वर्क करेगा बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क बिटवीन चार्जेस, चार्ज होना कंपल्सरी है। दूसरा, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। इट्स नेचर इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा तो हम बात कर चुके हैं। या फिर थर्ड पॉइंट लेना चाहें, तीसरा, अब देखो एक आया था पिछले में व्युत्क्रम वर्ग नियम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। पिछले वाला भी कर रहा था, उसमें भी अपोन में क्या था आर स्क्वायर, उसमें भी क्या है आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, यह है बल व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पालन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ये भी कंपल्सरी हो गया। तीन प्रॉपर्टीज, इनके अलावा क्या कह सकते हो जो, ये तो हमने पढ़ी ली। दूसरा है यह बल, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल तथा दुर्बल बल से अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि ये जो फोर्स लगेगा
वो ग्रेविटेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फर्स्ट, और वीक इंट्रैक्शन फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स था उससे भी ज़्यादा प्रभावी होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं, ये बल दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर कौन सा? नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली, ध्यान रखना। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज अ वीक इंट्रैक्शन फोर्स, और फोर्थ इज अ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज मोर स्ट्रॉन्गर compared to gravitational force and weak nuclear force. The weak nuclear force. ठीक है, ये इस फोर्सेस के बारे में, बल के बारे में कुछ चीजें हमने देखी। हालांकि मैग्नेटिक पोल के बीच में, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो बल काम करता है वो भी यही है। ये जो विद्युत बल है वो चुंबकीय बल के नाम पर होगा, लेकिन होगा यही। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसमें क्या क्या है? पहला कि ये बल आवेशों के बीच काम करता है, वर्क बिटवीन द चार्जेस, फर्स्ट। सेकंड, ये इसकी जो प्रकृति है, नेचर, वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्सन की भी हो सकती है। प्रकृति आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। और व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो लास्ट लिखा है कि ये जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल और दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल से ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, देखो चलिए आगे। चलिए अब देखो, ये तो हुआ दूसरा फोर्स, इसको नाम दिया गया था विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तीसरा जो लिया जा रहा है थर्ड, वो है प्रबल नाभिकीय बल। पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा पॉइंट है प्रबल नाभिकीय बल का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। चाहे तो हम इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही, ये हम वीडियो करेंगे अगले। ठीक है, थैंक यू। 28 मिनट